हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, लेकर फिर से उपस्थित हूँ। वही व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है जो कि इसके पहले मैंने इसका 9 भाग तक प्रश्नोत्तरी करा दी है और आज चलिए भाग 10 की प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। इसके पहले भी मैंने जो प्रश्नोत्तरी कराई है इसी बुक से करा रही हूँ और सभी मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी और नेट जेआरएफ जितने भी एग्ज़ाम हो रहे, अभी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम भी है 30 अगस्त को, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जहां से प्रश्न बनते हैं वही प्रश्न है और साथ में व्याख्या भी दी गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है और उस व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न भी हमें अन्यथा मिल भी जाते हैं, तो जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी मित्र देखिए, और जो मित्र चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सभी मित्रों तक पहुँच जाए। और जो मित्र तक नहीं पहुंचा है तो उनको शेयर भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसके पहले मैंने जो प्रश्नोत्तरी कराई है सभी मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगी, तो वहां से जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं यहाँ से हम प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा आज का यहाँ पहला प्रश्न है। कल मैंने 171 तक से प्रश्नोत्तरी को मैं समाप्त कर दी थी, उसको करा के आज 172 से मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो इनमें से पूछा है कि कौन रूपक नहीं है। तो प्रश्न देखिए कि इनमें से पूछा है कि कौन रूपक नहीं है। तो रूपक कौन सा नहीं है? मृच्छकटिकम, विक्रमोर्वशीयम, महावीर चरितम, दस कुमार चरितम। तो यहाँ पर रूपक पूछा है। तो ये देखिए हमें बहुत ही अत्यंत बढ़िया से प्रश्न मिल गए, 3 से 4 प्रश्न मिले हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ 10 रूपक जो कि यह रूपक के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ आ जाइए, चलिए देख लेते हैं क्या है व्याख्या। तो व्याख्या में दिया है कि दस कुमार चरितम रूपक नहीं है। क्या है? रूपक नहीं है। और मृच्छकटिकम, यहाँ देखिए तीनों ग्रंथ हमारे ये रूपक के नाम से आते हैं। जैसे मृच्छकटिकम हो गया, विक्रमोर्वशीयम है, महावीर चरितम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की है। और विक्रमोर्वशीयम अगर पूछते हैं किसकी रचना है तो कालिदास की है। और महावीर चरितम अगर पूछते हैं किसकी रचना है तो यह हो जाएगा भवभूति की। और दस कुमार चरितम अगर पूछते हैं तो यह एक गद्य काव्य है जो कि ये दंडी ने रचा है। तो महावीर चरितम रूपक नामक नाटक के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र में रूपकों के 10 भेद तथा उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। इनमें इनके स्वरूप, अंक संख्या, पात्र आदि के विषय में गंभीर विवेचन किया गया है। ये हमें देखिए यहाँ से बहुत 4 से 5 प्रश्न हमें मिल गए हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दस कुमार चरितम पूछा है, किसकी, अगर पूछ लेता है किसकी रचना है तो यहाँ इसमें हो जाएगा दंडी की रचना। और मृच्छकटिकम किसकी रचना है तो ये हो जाएगी शूद्रक की। विक्रमोर्वशीयम है कालिदास की और महावीर चरितम भवभूति की। मैं दोहरा दे रही हूँ। आगे चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। तो योग सूत्र पर भाष्य किसने लिखा है? वाल्मीकि ने, पाणिनि ने, शंकराचार्य ने या व्यास ने? तो ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। व्यास ने लिखा है योग सूत्र पर भाष्य, जो कि इसकी हम व्याख्या यहाँ पर है देख लेते हैं। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा है जिसे योग भाष्य कहा जाता है। योग सूत्र के रचयिता पतंजलि हैं। पतंजलि को योग का प्रणेता माना जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति विवेक के रचनाकार है। तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार का नाम क्या है? भोजराज, धनंजय, क्षेमेंद्र या महिम भट्ट? तो डी उत्तर सही हो जाएगा। व्यक्ति विवेक के रचनाकार है महिम भट्ट, ऑप्शन डी सही होगा। और यहाँ व्याख्या होगी, व्यक्ति विवेक के रचनाकार महिम भट्ट हैं। महिम भट्ट का केवल एक ही ग्रंथ पाया जाता है। व्यक्ति विवेक में कुल 3 विमर्श हैं। प्रथम विमर्श में ध्वनि के लक्षण, द्वितीय विमर्श में अनौचित्य का विवेचन और तृतीय विमर्श में ध्वन्यालोक के लगभग 40 श्लोकों के उदाहरण है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, सभी देखिए जरूर, जो कि यूजीसी नेट के लिए अभी हाल में एग्जाम होने वाला है, जिसका री एग्जाम होगा। तो सभी मित्र देखिए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौशिकी वृत्ति किस रस में होती है? तो पूछा है कि कौशिकी वृत्ति किस रस में होती है? श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस या अद्भुत रस? तो ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। श्रृंगार रस में कौशिकी वृत्ति होती है। आगे यहाँ व्याख्या है, कौशिकी वृत्ति श्रृंगार रस में होती है। कौशिकी वृत्ति भी कहा जाता है। साहित्य दर्पण में कौशिकी, हाँ यहाँ पर कैसिकी, जो कौशिकी वृत्ति है उसे कैसिकी वृत्ति भी कहा जाता है। और साहित्य दर्पण में कैसिकी वृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है। तो साहित्य दर्पण रचना किसकी है? विश्वनाथ की हो जाएगी। यह विश्वनाथ की रचना है और उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से यह बताया है कि हाँ इसमें क्या होगा। सुकुमारार्थ संदर्भः कौशिकीता सुकथ्यते। सुकुमारार्थ संदर्भः
कौशिकी तासु कथ्यते। तो इस प्रकार ये कौशिकी वृत्ति को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि नल चंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है। तो पूछा है कि नल चंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति है। शिव पार्वती की, गणेश की, सरस्वती की या उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। तो नल चंपू में अगर पूछता है कि मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की है तो शिव पार्वती की स्तुति हुई है। इसकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है, देख लेते हैं। व्याख्या है कि नल चंपू के मंगलाचरण में शिव पार्वती की स्तुति की गई है। यहाँ त्रिविक्रम भट्ट की रचना है जिसमें कुल 7 उच्छ्वास हैं। इसमें नल एवं दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम बाण लीला किसकी रचना है। तो पूछा है कि विषम बाण लीला यह रचना किसकी है। दंडी, भामह, आनंदवर्धन, रुद्रट। तो यहाँ पर सी उत्तर सही होगा, आनंदवर्धन की रचना हो जाएगी विषम बाण लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर व्याख्या दी गई है, देख लेते हैं कि विषम बाण लीला आनंदवर्धन की रचना है। दंडी ने 10 कुमार चरितम की रचना की है। भामह ने काव्यालंकार तथा रुद्रट ने भी काव्यालंकार तथा आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के कवि हैं। तो यहाँ से हमको 4 से 5 प्रश्न मिल गए व्याख्या से कि पूछते हैं कि अगर विषम बाण लीला किसकी रचना है तो आनंदवर्धन की है। दंडी ने किसकी रचना की है तो 10 कुमार चरितम गद्य काव्य की रचना की है। पूछते हैं कि भामह ने अगर किसकी रचना की है तो काव्य अलंकार है, और यही काव्य अलंकार नाम से एक रचना है रुद्रट की। तो ये कन्फ्यूजन ना हो जाइए, अगर यहाँ पर उपयुक्त तो दोनों दिए रहेंगे तो दोनों सही हो जाएगा, मान लीजिए विकल्प में। और पूछा है कि आनंदवर्धन किस संप्रदाय के कवि हैं तो ध्वनि संप्रदाय के कवि हैं। तो ये 4 से 5 प्रश्न हमें व्याख्या से मिल गए। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देखते हैं अवंती सुंदरी के लेखक हैं। तो अवंती सुंदरी के लेखक का नाम क्या है। दंडी, बाणभट्ट, भट्ट नारायण, अंबिका दत्त, व्यास। तो अवंती सुंदरी के लेखक हैं दंडी, ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। और यहाँ पर व्याख्या है कि देखते हैं दंडी के कुछ रचनाएं और दी गई हैं। अवंती सुंदरी के लेखक दंडी हैं और इनकी अन्य रचनाएं भी यहाँ नीचे दी गई है कि इसके अतिरिक्त दंडी ने 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, छंदो विचिति, कला परिच्छेद इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृच्छकटकम किस कोटि का रूपक है। तो पूछा है कि मृच्छकटकम यह किस कोटि का रूपक है। भाड़, प्रहसन, प्रकरण, व्यायोग। तो सी उत्तर सही हो जाएगा, प्रकरण हो जाएगा, जो कि यहाँ सी उत्तर सही है। और इसकी व्याख्या है मृच्छकटकम नाटक शूद्रक की रचना है। जो मृच्छकटकम नाटक है, जो प्रकरण ग्रंथ है, यह शूद्रक की रचना है। इस नाटक में 10 अंक है। अगर पूछता है कि मृच्छकटकम में कितने अंक है तो 10 अंक है। यह रूपक का एक भेद मतलब प्रकरण ग्रंथ है। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण जो कि चारुदत्त नाम था और बसंत सेना नामक गणिका जो वेश्या से प्रेम का वर्णन किया गया है। और इसका अगर मृच्छकटकम होते हैं इसका अर्थ क्या होगा तो मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी इसका हो जाता है। यहाँ लिखते हमसे नहीं बनता है तो मिट्टी की गाड़ी हो जाएगा। तो यह आपका इसका नाम होगा मृच्छकटकम का अर्थ। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किम कवस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्त हृदय लग्नम न घूर्णयति यक्षिरः। यह पद वाक्य कहाँ से उद्धृत है। तो किम कवस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस हृदय लग्नम न घूर्णयति यक्षरः। यह पदवाक्य उद्धृत है कहाँ से। उत्तराम चरितम, नीति शतकम से, नल चंपू से, बेणी संहार से। तो सी उत्तर सही होगा, नल चंपू से उद्धृत है। इसकी हम व्याख्या कर देखते हैं कि किम कवस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस हृदय लग्नम न घूर्णयति यक्षिरः। पद्य वाक्य नल चंपू से उद्धृत है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित है। सूक्ति का तात्पर्य है कि कवि के उस काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को ना हिला दें, अर्थात उसके काव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को ना हिला दें तथा बाण पक्ष में है कि पीड़ा से सिर को ना हिला दें। अति सुंदर सूक्ति है जो कि यहाँ त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में रचा है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन यहाँ पर है दिया गया है आगे, करोति कस्नाहलादम तथा कांतेव भारती। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है।
पूछा है कि करोति कस्य नाह्लादम कथा कांत्यव भारती, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम, नल चंपू, कादम्बरी, हर्षचरित। तो उत्तर होगा यहाँ पर बी, जो कि नल चंपू से यह सूक्ति ली गई है। और इसकी व्याख्या है करोति कस्य नाह्लादम तथा कांतेव भारती, अर्थात महाभारत की कथा किसको आनंदित नहीं करती है। प्रस्तुत सूक्ति त्रिविक्रम भट्ट रचित नल चंपू के प्रथम उच्छ्वास से उद्धृत है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटक में प्रवेशक का प्रयोग होता है, तो नाटक में प्रवेशक का प्रयोग कब होता है? प्रारंभ में, अंत में, 2 अंकों के मध्य में, 4 अंकों के मध्य में। तो तरसी हो जाएगा 2 अंकों के मध्य में नाटक में प्रवेशक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इसकी हम व्याख्या देखते हैं। नाटक में प्रवेशक का प्रयोग 2 अंकों के मध्य में होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा भी है, प्रवेशको अनुदातोक्तया नीचे पात्र प्रयोजिता अंकद्वयान्त विज्ञेयः शेषम विषकंभके यथा। यह साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर लिखा है कि अर्थात प्रवेशक की भाषा प्राकृत होती है, इसमें नीच पात्र होते हैं, यह 2 अंकों के बीच में आता है, इसकी अन्य विशेषताएं विषकंभक के तुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन कंचुकी की विशेषता नहीं है? तो कंचुकी की विशेषता नहीं है। अंतपुर में जाने वाला वृद्ध गुणवान ब्राह्मण, सब कार्यों को करने में कुशल, राजा का विश्वस्त मित्र। तो डी ऑप्शन सही होगा, राजा का विश्वस्त मित्र, जो कि यह कंचुक की विशेषता नहीं है। और इसका यहाँ पर भी दिया गया है व्याख्या कि आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में कंचुकी की यहाँ पर दिया है कि कंचुकी की विशेषता इस प्रकार बताई है, अंतापुरश्चरो वृद्धो विप्रो गुणागणान्वितः सर्वे कार्यार्थ कुशलः कंचुकीत्याभिधीयते। ये शायद प्रश्न कल वाली प्रश्नोत्तरी में एक बार आया था, क्योंकि प्रश्न की ये 2 से एक बार दोहरा दी है बुक में, तो आज भी यहाँ आ गया है, हमको याद आ गया है। तो इसके हम फिर से कर देते हैं कि अंतःपुर में जाने वाले गुण समूहों से विभूषित तथा समस्त दायित्वों के निर्वाह में निपुण या कुशल बूढ़े ब्राह्मण को कंचुकी कहते हैं। अतः यह राजा का विश्वस्त मित्र कंचुकी की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल चंपू कितने उच्छ्वासों में वर्णित है? तो नल चंपू कितने उच्छ्वासों में वर्णित है? 7, 8, 5, 6। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, 7 उच्छ्वास है नल चंपू में। और इसकी व्याख्या है त्रिविक्रम भट्ट कृत नल चंपू में 7 उच्छ्वास है। इसमें नल दमयंती की कथा वर्णित है। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंशीय राजा कृष्ण द्वितीय के पौत्र राजास जगतुग और लक्ष्मी के पुत्र इंद्रराज तृतीय के आश्रय में रहकर त्रिविक्रम भट्ट ने चंपू काव्य की रचना की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ है कि सूची 1 एवं सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कौन सा पात्र कहाँ से संबंधित है, कहाँ का नायक है। यह इसका अर्थ यही होगा कि किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है और बेड़ी संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ का नायक पूछा गया है, जिसको हम सम्मिलित कर लेते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। किरातार्जुनीयम के नायक कौन है? तो अर्जुन हो जाएंगे। शिशुपाल वधम के नायक कौन है? श्री कृष्ण है। और बेणी संहारम के नायक कौन है? तो भीम है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है? दुष्यंत है। तो ये हमारा सुमेलित हो गया और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से सुमेलित है, सभी को लगभग आ भी रहा है। सरल सा प्रश्न है, तो सी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन सी उत्तर है और सुमेलित किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। पहले बता ही दिया था कि किरातार्जुनीयम के नायक कौन है? अर्जुन है। शिशुपाल वधम के नायक श्री कृष्ण है। बेणी संहारम के नायक भीम है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है? दुष्यंत है। तो यहाँ ऑप्शन मैंने बता दिया, सी उत्तर सही था। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? तो अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि का नाम प्रसिद्ध है? कालिदास, भास, भारवी या माघ? तो उत्तर सी हो जाएगा, भारव, जो कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी एक श्लोक भी बहुत सुंदर दिया गया है कि भारव कवि, यहाँ देखिए आ भी गया है कि भारत के कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। किसी कवि ने स्पष्ट लिखा है, किसी कवि ने लिखा है, क्या लिखा है? उपमा कालिदासस्य
भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। यह श्लोक है जिसमें हमें कवियों का वर्णन मिलता है, उनका वो मिलता है, उपाधियाँ मिलती हैं कि अर्थात कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है, उपमा के लिए, भारव किसके लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित्य के लिए, और माघ में ये तीनों गुण मतलब कि उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य, ये तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? माघ, जो कि शिशुपाल वधम के रचनाकार है। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। साहित्य जगत को किसका उच्छिष्ट कहा जाता है? तो पूछा है कि साहित्य जगत को किसका उच्छिष्ट कहा जाता है। बाणभट्ट, श्रीहर्ष, दंडी, सुबंधु। तो ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, बाणभट्ट को कहा जाता है। और इसकी व्याख्या है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात बाण से जो कुछ छूटा है वही इस जगत के लोगों को प्राप्त हुआ है। अतः साहित्य जगत में बाण को उच्छिष्ट कहा गया है। बाण उच्छिष्टम जगत सर्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आचार्य दंडी की कृति है। तो आचार्य दंडी की कृति कौन सी है? काव्यादर्श, दशकुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा, और आचार्य दंडी की सभी कृतियाँ हो जाएंगी। काव्यादर्श भी है, दशकुमार चरितम भी है, अवंत सुंदरी कथा भी है। और इसकी हम व्याख्या यहाँ दी गई देख लेते हैं कि व्याख्या में है कि आचार्य दंडी की तीनों प्रमुख कृतियां हैं, और यहाँ पर नाम भी दे दिया है जो कि अभी हम पढ़ दिए थे कि काव्यादर्श, दशकुमार चरितम, अवंत सुंदरी कथा, और विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास, दंडी, भारवी, माघ। अभी मैंने पढ़ा ही था कि दंडी पदलालित्यम माघे संति त्रय गुणा। तो दंडी जो है पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। और इसकी हम यहाँ पर वही व्याख्या दी गई है जो अभी हम पढ़ गए थे कि उपमा कालिदासस् भारवी अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। इसको भी मैंने जस्ट पढ़ा ही था। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले सर्ग की कथा वस्तु कहाँ सूचित की जाती है। कि अगले सर्ग के में कथा वस्तु कहाँ सूचित की जाती है? सर्गारंभ में, सर्ग के मध्य में, सर्गांत में, या कहीं भी। तो ऑप्शन सी उत्तर होगा, सर्गांत में। और इसकी व्याख्या है कि अगले सर्गी की कथा महाकाव्यों के सर्गांत में सूचित होती है, अर्थात सर्ग के अंत में भावी कथा सूचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति, हास, शोक, क्रोध। तो उत्तर ए सही हो जाएगा, रति हो जाएगा, जो कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। और यहाँ व्याख्या है भी ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, बस जो है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, तथा हास्य रस का श्रृंगार जो अस्थाई भाव है हास हो जाएगा यहाँ पर। और करुण रस का स्थाई शोक हो जाएगा, स्थाई भाव शोक हो जाएगा। और यह रति हो जाएगा श्रृंगार रस का। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हमें मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि नाट्यशास्त्र को कहा गया है। तो नाट्यशास्त्र को क्या कहा गया है? चतुर्थ वेद, पंचम वेद, वेद त्रयी, सप्तम वेद। तो नाट्यशास्त्र को बी उत्तर सही होगा, पंचम वेद कहा जाता है। और यहाँ यह क्वेश्चन कई जगह पूछा भी गया है कि नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नांदी प्रयुक्त होता है। तो नांदी कहाँ प्रयुक्त होता है? काव्य में, चंपू काव्य में, गद्य काव्य में, नाटक में। तो डी उत्तर सही हो जाएगा, नाटक में नांदी प्रयुक्त होता है। और इसकी यहाँ व्याख्या दी गई है, देख लेते हैं कि नांदी जो है नाटक में प्रयुक्त होता है। विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण के अनुसार आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्यात् प्रयुज्यते देवी द्विज नृपादीनाम तस्मान्नादीति संगीता। यह जो नाटक के प्रारंभ में देवत, ब्राह्मण या राजाओं आदि की स्तुति करता है उसे नांदी कहते हैं, अर्थात मंगलाचरण कहते हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ पर सारे प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी करा दी हूँ, और इसके आगे भी इसी तरह के प्रश्न हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा और आगे कराएं कि यहीं से दूसरी प्रश्नोत्तरी शुरू करें कोई सी ग्रंथ की। तो सभी मित्र जरूर कमेंट करिएगा। और बहुत ही प्रश्न अच्छे हैं, तो अगर सबको अच्छा लग रहा है तो हम इसके आगे प्रश्न जरूर कराएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र देखिए, और जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि उससे हमें भी मतलब यहाँ पर हौसला मिलता है।
तो सभी मित्र देखिए, जब ये जहाँ इसमें समझ में आया आगे बताइएगा कि इसके आगे प्रश्नोत्तरी कराएं, नहीं तो कोई और हम प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे व्याकरण की हो गई है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो पढ़ते रहिए मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।